सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री मेजर, जो कि बीए प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट है सेमेस्टर फिफ्थ के, यानी थर्ड ईयर के जितने भी स्टूडेंट है और सेमेस्टर फिफ्थ में है, और आप लोगों ने हिस्ट्री मेजर अडॉप्ट कर रखी है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है। तो जितने भी सेमेस्टर फिफ्थ के स्टूडेंट है और उन्होंने मेजर्स में हिस्ट्री ले रखी है, यानी आप लोगों के पास देख लीजिए, अगर ये सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ यूरोप 7089 से 8070, मतलब अगर आप लोगों के पास पिछले सेमेस्टर में फोर्थ सेमेस्टर में कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन अर्ली मॉडर्न यूरोप सेकंड था, तो उन स्टूडेंटों के पास इस सेमेस्टर में यानी फिफ्थ सेमेस्टर में हिस्ट्री ऑफ यूरोप 7089 से 8070 होगा। तो हिस्ट्री ऑफ यूरोप के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये सब्जेक्ट ले रखा है हिस्ट्री मेजर, तो आज हम इसका यूनिट नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। तो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट में आपकी दो चैप्टर है, तो हम यूनिट नंबर फर्स्ट का आज हम फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें हमें पढ़ना है कॉजेज फेजेस एंड लेजेसी, यानी फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, चरण क्या थी और विरासत पढ़नी है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ से आप ये नोट्स है उसे भी एक्सेस कर सकते हैं, एंड आपको सारी नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम रिगार्डिंग आपके सेमेस्टर आपको मिल जाती है। तो प्लीज़ ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम चैनल, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। और अभी तक जो फिफ्थ सेमेस्टर की वीडियो है वो और कहीं अभी बन भी नहीं रही है यूट्यूब पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो यूनिट फर्स्ट जैसे कि देख लिया, आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, यानी फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। फ्रांसीसी क्रांति में आपको जो चैप्टर फर्स्ट दिया है, मतलब यूनिट फर्स्ट में आपके दो चैप्टर है, तो हम चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमें कारण चरण और विरासत पढ़नी है, आपका ये दे रखा था। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन था क्या। तो देख सकते हो द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो 75 से 75 से 93 तक मोनार्की रहा था वहां पे। तो ये वहां के किंग थे लुई सोलवा, और ये उनकी वाइफ थी जिनको लास्ट में फांसी पे चढ़ा दिया गया था। मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे। तो जो फ्रांस की क्रांति थी वो जो बूर्वी वंश के शासकों की तानाशाही का परिणाम स्वरूप हुई थी। मतलब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में, तो ये क्यों हुआ था, ये क्यों हुआ था, ये जो डिक्टेटरशिप थी ऑफ द रूलर्स ऑफ जो बर्बन डायनेस्टी के थे, उनके कारण हुई थी। वो जो वो उनका जो व्यवहार था, उनका जो तरीका था, उसके कारण उसके खिलाफ, मतलब राजा के खिलाफ फ्रांस के लोगों ने क्या किया था। लुई सोलवा जहाँ वहां के शासन काल में, जो मतलब वहां के जो शासक थे लुई सोलवा, मतलब 14 भी थे, 15 भी थे और 16 भी थे, मतलब ये तीसरे शासक थे, तो इनमें 15-16 ऐसे लगता है। फिर लास्ट के थे सोलवा, लुई सोलवा फ्रांस के लास्ट शासक थे। उसके बाद वहां पे क्या आ गई थी, डेमोक्रेसी, वो गणतंत्र रिपब्लिक आ गया था इसके बाद। तो इससे पहले मोनार्की सिस्टम था, जब तक वहां पे मोनार्की यानी राजतंत्र था, तब तक लास्ट राजा, मतलब फ्रांस के लास्ट राजा लुई सोलवा रहे हैं। तो लुई सोलवा का शासनकाल में 7089 में क्या हुई थी, फ्रांस में ये क्रांति हुई थी। और ये इनके वंश थे, बुर्बो वंश कहते थे, जैसे हमारे भारत में होते थे ना, जैसे कि गुप्ता वंश, तो ये सब, तो वैसे ही क्या हुआ था, फ्रांस के भी जो वंश थे जैसे राजा के, तो वो बुर्बा वंश से आते थे। तो इसके 5 शासकों ने लगभग 200 वर्ष तक फ्रांस पे शासन किया था। मतलब 5 शासक रहे हैं बुर्बा वंश में। तो इसमें 5 शासकों ने, जैसे मान लो हमारे में मराठा रहे हैं, उसके भी शासक रहे हैं, और कोई ले लो। तो वैसे ही वहाँ फ्रांस के जो राजा थे बुर्बा एक वंश के, उन्होंने उसमें से 5 शासन ने क्या किया, वहां पे राज किया था। इस क्रांति को शुरू करने में उस समय के जो दार्शनिक और लोकतांत्रिक विचार था उसका महत्वपूर्ण योगदान था। मतलब ये जो रेवोल्यूशन हुआ था, इसको स्टार्ट किसने किया था, इसमें इस जो वहाँ के फिलोसफर थे
उन्होंने और जो डेमोक्रेसी की विचारधारा थी वहां की, लोकतंत्र की, तो उस विचारधारा ने क्या किया था, इस आंदोलन को जन्म दिया था लोगों के बीच। तो ये इंट्रोडक्शन हुआ इसका। तो जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या क्या थे। तो बेसिक बात एक मैं और बता दूं, ये वहां के राजा थे लुई 16। ये लुई 16 लास्ट शासक थे फ्रांस के। इसके बाद कोई शासक नहीं बना था। इसके बाद क्या हो गया था, रिपब्लिक, गणतंत्र आ गया था, मतलब लोगों द्वारा चुना गया होता था, और ये उनकी वाइफ थी। तो इन दोनों को क्या किया गया था, बीच चौराहे पे फांसी तो नहीं, एक काट होता था, जैसे आपने देखा होगा, लेटा देते हैं और गर्दन रख देते हैं उस पे और काट देते हैं। तो ऐसी इनको सजा दी गई थी वहां की जनता द्वारा। उसके बाद जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, कॉज क्या थे फ्रांसीसी क्रांति के। तो देखिए, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए नहीं, एक साइड आपको हिंदी मीडियम में मिल जाएगा और एक साइड आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जब भी आपको समझ आएगा। तो फ्रांसीसी क्रांति के कारण आप बेसिकली 4 कारण मानिए, ठीक है, याद करने का। सबसे पहले पॉलिटिकल कॉजेस यानी राजनीतिक कारण, दूसरा सामाजिक कारण, तीसरा आर्थिक कारण, चौथा धार्मिक कारण। देखिए, हम हर चीज में जब कारण पढ़ते हैं किसी भी आंदोलन का या किसी भी चीज का, तो उसके बेसिकली 4 कारण होते हैं। राजनीति होता है, समाज होता है, समाज में क्या हो रहा है, और आर्थिक कारण होता है और धार्मिक कारण होता है। हर चीज में ये 4 कारण होते हैं। वैसे इसमें भी ये 4 कारण थे, इकोनॉमिक कॉसेस, रिलीजियस कॉसेस एंड सोशल एंड पॉलिटिक्स। अब देखते हैं सबसे पहले एक एक करके, एक एक जो हमारे कारण थे वो क्या क्या थे। तो सबसे पहले पॉलिटिकल कारण लेते हैं हम, राजनीतिक कारण, ठीक है। तो पॉलिटिकल रीजन जो था, राजनीतिक कारण, उससे स्टार्ट करते हैं। तो वहां के, जैसे मैंने बताया, फ्रांस में बुर्बा वंश, जैसे मैंने बताया, उसका शासन रहा है करीब 200 साल तक, बताया था अभी। तो 200 साल तक 5 राजाओं ने शासन किया था। तो सबका नाम लुई था, पर जैसे कि जैसे कि लुई 14 से हम पढ़ रहे हैं, तो लुई 14 था, लुई 14 मरा तो लुई 15 हो गया, फिर 15 मरा तो लुई 16 हो गया, तो नंबर बढ़ा दिया जाता था, तो सबका नाम लुई रहता था, ठीक है। तो लुई 14 से स्टार्ट करते हैं। तो जो लुई 14 था, उसका निरंकुश शासन इसका कारण बना पहला, तो ठीक है। जो लुई 14 था, उसने 1643 में वो क्या था, शासक बना था फ्रांस का। लुई 16 कब शासक बना था, 1643 में। तो 1600, और क्रांति देखो कब, बहुत बाद में हुई है फ्रांस की क्रांति हुई है जब लुई 16 आया था। तो ये हम पहले का पढ़ रहे हैं, क्योंकि कारण तो पहले से उभरता है, तब जाके क्रांति होती है। तो फ्रांस का जो शासक था वो लुई जो 14 था, वो 1643 में बना था। उस समय वह नाबालिग था, मतलब 4 साल की उम्र में ही उसको क्या कर दिया गया था, राजा बना दिया गया था। तो 1661 में समस्त सत्ता उसने अपने हाथ में ले ली थी फ्रांस की। तो बहुत से युद्ध उसने जीते थे, लेकिन फ्रांस को जो जनसंख्या हानि हुई थी युद्ध के कारण, वो उठाना पड़ा था फ्रांस के लोगों को, इसकी बेवकूफी के कारण। तो प्रसिद्ध कथन है एक इनका, लुई 14 का, यानी लुईस 14 थे, उनके द्वारा कहा गया था, आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड इज द लॉ, यानी मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। मतलब इतना मतलब इसलिए तो ये निरंकुश हो गया ना ये, कि मैं ही राज्य हूँ और जो मैं बोलूंगा वही कानून होगा। कोई आपको बोलेगा तो आपको होगा ना बड़ा कट्टर है, बहुत वैसा है, तो बहुत निरंकुश है। तो यही इसका निरंकुशता का कारण बना था। ये कहता था, आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड इज द लॉ। तो जो लुई 14 था, उसने वॉइसराय के शीश महल का भी निर्माण कराया था। एक जगह है वॉइसराय, उसका शीश महल देखा होगा आपने, फ्रांस का सबसे फेमस है, उसका निर्माण लुई 14 ने करवाया था। मतलब पैसे भी वो बहुत खर्च कर रहा था जनता के अपने ऐशो आराम के लिए। देखो, शीश महल बनवा रहा था। तो उसने फ्रांस में एक निरंकुश शासन की स्थापना की थी। तो यहीं से क्या होता था, राजनीतिक कारण शुरू हो जाता है, और लुई 14 की जो निरंकुश शासन है उसी की आग लगती है और जनता में कि निरंकुश हो रहे हैं हम पे राजा, और धीरे धीरे ये फ्रांसीसी क्रांति की ओर बढ़ती है। जब राजा बदलते हैं तब जाके, पर अभी थोड़ी सी चिंगारी देखने को लोगों को मिलती है।
तो अब देखते हैं दूसरा राजा था लुई 15वां। लुई 14वां के बाद लुई 15वां। तो ये एक अयोग्य राजा था, अयोग्यता। एक था निरंकुश लुई 14वां, और ये क्या है, और ये बहुत ज्यादा अयोग्य था। एक तो निरंकुश था और एक बेकार ही था मान लो। 5 वर्ष की आयु में लुई 15वां को राजा बनाया गया था। 1715 में इसको फ्रांस का शासक बनाया गया था। 1743 में लुई 15वां जो है उसने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। मतलब 1743 तक, मतलब 1743 तक इसने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। वह विलासी शासक था, बहुत ज्यादा पैसा वैसा खर्च करता था। उसने शाही हरम पर करोड़ों पौंड भी खर्च किया था, मतलब बहुत ज्यादा अय्याशी राजा था। लुई 15वां प्रशासन में रुचि नहीं लेता था बिल्कुल भी, और वह ज्यादातर समय शिकार, जुआ इन सब में बिताता था। लोग बिल्कुल अयोग्य राजा था, राजा कहलाने के लायक नहीं था। सब पैसे वैसे जनता के सब वेस्ट करता था, अपने ही विलास जीवन में रहता था। अब देखते हैं लास्ट शासक, जो फ्रांस का सबसे लास्ट शासक रहा है, लुई 16वां। इसके बाद फ्रांस में कोई राजा ही नहीं रहा है। तो लुई 16वां 1774 में लुई 16वें ने फ्रांस की राजगद्दी संभाली थी, मतलब 1774 में ये राजा बना था। और 20 वर्ष की उम्र में लुई 16वां ने अपनी 19 वर्षीय पत्नी अंतोनियते से बहुत ज्यादा प्रभावित था ये, और वही अधिकतर राजनीतिक फैसले लेती थी। मतलब ये था 20 साल का इनकी वाइफ थी एक अंतोनिया, इससे प्रभावित था। मैंने जो शुरू में आपको पोस्टर दिखाया ना, जो रानी और राजा जिसको लगा दिया फांसी, मतलब काट दिया गया था लेटा के, उस पे जो गर्दन रखने वाला आपने देखा होगा फिल्मों में, गर्दन रख दिया जाता है और काट दिया जाता है, दोनों का काट दिया गया था। तो अंतोनिया का काट दिया गया था, और ये लुई 16वां यही थे, लास्ट रूलर थे फ्रांस के। इन दोनों का ही काट दिया गया था गला जनता द्वारा। इसके बाद फिर क्या हुआ, रिपब्लिक हो गया वहां का। तो लुई 16वां ताले बनाने का शौक रखता था। तो लुई 16वें ने 1700 जो 93 था उसमें अपनी फांसी दे दी गई थी लुई 16वां को और उसकी बीवी को। मतलब फांसी नहीं, वही लिटा के उनका गर्दन काट दिया जाता था, धड़ से अलग कर दिया जाता था। वो वाली सजा इन दोनों को मिली थी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा अपनी पत्नी से प्रभावित था और ये जनता पे ध्यान नहीं देता था। वहां की क्या हुआ था, मतलब लोग भूखे भूखे मर रहे थे, क्राइसिस हो रही थी, और ये मजे ले रहे थे। तो अब 4 देखते हैं इसकी बीवी के बारे में। तो मैरी एंटोनियट का बुरा प्रभाव, ये भी एक राजनीतिक कारण है। तो जो मैरी एंटोनियट थी, उसने लुई 16वां की वो पत्नी थी। फ्रांस के लोग उसे श्रीमती घाटा के नाम से भी पुकारते थे। वो एस्टेरिया देश की राजकुमारी थी। ओके, तो मैरी एंटोनियट ने कहने पर ही लुई 16वें ने जो तुर्गो तथा जो नैकर थे जैसे योग्य वित्त मंत्री को पद से हटा दिया गया था। मैंने बताया ना लुई 16वां उसी से प्रभावित था, जो वो कहते थे वही करता था। तो उसने अपने जो मंत्री थे उसको भी विदेश मंत्री को हटा दिया गया था। वे अपनी मर्जी से खूब खर्च करती थी, मतलब जनता के पैसे ये लोग अपने चीज में यूज करते थे। तभी यहाँ की जनता ने क्या करा था, फ्रांसीसी क्रांति कर दी थी, क्योंकि देश में भुखमरी हो गई थी फ्रांस में। और इन दोनों राजा रानियों को क्या किया गया था, लेटा दिया गया था और गर्दन थर से अलग कर दी गई थी जनता द्वारा, मतलब सजा दी गई थी। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, गर्दन रख देते हैं उस पे और धर धर से अलग कर देते हैं। तो ये लास्ट रूलर थे फ्रांस के और इनका सर धर से अलग कर दिया गया था। इसके बाद फ्रांस में गणतंत्र शासन आ गया था, मतलब लोगों द्वारा अब राजा चुना जाता था। तो 5वां राजनीतिक कारण दोषपूर्ण शासन वहां का, यानी बुर्बो वंश के जो शासक के समय में फ्रांस में कोई लिखित संविधान नहीं था। उस समय कोई लिखित संविधान नहीं था, जो राजा बोलते थे वही होता था। तो ये एक गलत शासन था। दुर्बो शासक, जो दुर्बो वंश के शासक थे वो बहुत ज्यादा निरंकुश थे। मैंने आपको बताया, पहला वाला निरंकुश था लुई 14वां, दूसरा वाला अयोग्य था, अपने ऐश में रहता था, तीसरा वाला अपनी बीवी से प्रभावित था और सुनता नहीं था, पैसे खर्च करता था। तो यही फ्रांस का फ्रांसीसीकरण क्रांति का राजनीतिक कारण बना था। तो निरंकुश थे, वे अपनी इच्छा अनुसार शासन चलाते थे, मतलब जो वो कहेंगे वही है। वो जनता की सुनते नहीं थे। उस समय फ्रांस की संसद की स्टेटस जनरल कहा जाता था, लेकिन 1614 के बाद इसका अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। तो
क्या हुआ, सम्राट के लिखित जो आदेश के द्वारा किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जा सकता था। मतलब राजा जो बोलेगा जिसको जेल में डालना है वो डाल दिया जाएगा। तो ऐसे शासन था, मतलब दोषपूर्ण शासन था। तो ये भी राजनीतिक कारण में आप लिखोगे। उसके बाद छठा कारण है राजनीतिक कारण में हम पढ़ रहे हैं अभी ये सब। तो शाही परिवार के लिए सालाना करोड़ों खर्च। अब जो शाही परिवार थे, मतलब जो राजा थे वहां के, उनके जो परिवार थे करोड़ों खर्च करते थे, जनता का पैसा, और जनता भुखमरी से मर रही थी। इसलिए फ्रांसीसी क्रांति हो गई थी। फिजूल खर्ची करते थे। फ्रॉम की क्रांति हुई थी। जो 1789 में फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण यही था, जो जनता थी वहां की इसी का विरोध कर रही थी। लुई 16वें की सेवा में 16,000 कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। बताओ, 16,000 कर्मचारी उनके नियुक्त किए गए थे, और जनता को आटा नहीं मिल रहा था, जो उन्होंने ब्रेड के लिए आंदोलन किया था। 1789 में शाही महल का जो खर्च था वो 17 करोड़ रुपए था। उस समय 17 करोड़ रुपए शाही महल पे खर्च किए जा रहे थे, और जनता क्या हो रही थी, भुखमरी से मर रही थी। इसलिए फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। और नेक्स्ट लास्ट कारण देखते हैं, सातवां, समाज का धनी वर्ग जो था, यानी पादरी एवं सावंती कर से मुक्त थे। तो ये भी राजनीतिक कारण में आप जोड़ोगे। राजनीति के रिलेटेड ये धनी लोग होते थे, और जो पादरी होते थे चर्च के, अब क्या करते थे, राजा इन धनी लोगों पे टैक्स नहीं लगाते थे ना, तो चर्च के जो पादरी होते थे उस पे भी टैक्स नहीं लगाते थे। टैक्स किस पे लगाते थे, ओनली किसानों पे और आम जनता पे। तो जनता को गुस्सा आता था कि ये सब अमीर लोग ये तो दे सकते हैं टैक्स, फिर भी ये नहीं देते, और हमसे लिया जाता है वो भी दुगना करके। तो दो तरह के टैक्स लिए जाते थे उस समय फ्रांस के लोगों द्वारा। तो टैले लिया जाता था जो भूमि कर होते थे, और टीथे होता था जो धार्मिक कर होता था। ये दो कर वहां जो है फ्रांस में वो लिया जाता था। अब देखते हैं हम फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे। तो फ्रांसीसी क्रांति के सोशल इशू थे। उच्च वर्ग को अधिक महत्व दिया जाता था। 1789 में यानी 1789 में क्या हुआ था, फ्रांसीसी समाज जो है वो 3 भागों में बटा हुआ था। मतलब जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस क्या था, 3 वर्गों में बटा हुआ था। डिवाइडेड था 3 क्लासेस में। फ्रांस की जो सोसाइटी थी, तो फर्स्ट जो थी वो प्रीस्ट एंड जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो सबसे अपर होते थे, मतलब पादरी और जो जमींदार होते थे। दूसरा मिडिल क्लास के लोग होते थे सेकंड नंबर पे, यानी मध्यम वर्ग के लोग। थर्ड नंबर पे कॉमन लोग आते थे, कॉमन क्लास के जो जनसाधारण वर्ग होते थे, जिसमें किसान वगैरह आ जाते थे, आम जनता। तो कुलीन वर्ग की जो जनसंख्या है वो 2% थी, बहुत कम थी। और जो लेकिन उनके पास फ्रांस की संपत्ति का 40% हिस्सा उन्हीं के पास था, और उनको कर भी नहीं लिया जाता था। मतलब लोग भी कम है, 2% है अमीर लोग, और उनके पास संपत्ति सबसे ज्यादा है फ्रांस में। गरीबों के पास नहीं है, जिसके पास ज्यादा जनता है, और गरीब जो ज्यादा जनता है उससे कर लिया जाता था, और जिसके पास ज्यादा संपत्ति है इन लोग से कर भी नहीं लिया जाता था। तो यही कारण बड़ी थी फ्रांसीसी क्रांति का सामाजिक कारण, मतलब भेदभाव हो रहा था। अमीरों से टैक्स नहीं लिया जाता था, गरीबों से लिया जाता था। दूसरा सामाजिक कारण था कि मध्यम वर्ग में असंतोष था, यानी जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे, यानी मिडिल क्लास के जो लोग थे, जिसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आते थे, ये सब उसमें शामिल होते थे। क्या करते थे, समाज के जो धनी व्यापारी और उद्योगपति भी मध्यम वर्ग में ही आते थे। मतलब जो समाज में जो अमीर लोग होते थे, बिजनेसमैन होते थे, तो ये सब भी मिडिल क्लास में आते थे। ये लोग सभ्य एवं शिक्षित थे, मतलब ये लोग सिविलाइज थे और एजुकेटेड भी थे। ये लोग उच्च वर्ग की विलासिता के विरोधी थे। अब जो पढ़ा लिखा लोग होगा, मिडिल क्लास के लोग, अब वो देखेगा इन लोगों को, मतलब अपर क्लास के जो लोग थे, जिसमें लैंडलॉर्ड्स आते थे, और जो वो आते थे प्रीस्ट यानी पादरी, और जो जमींदार आते थे, उनको देखता था कि उनसे टैक्स नहीं लिया जाता है, और वो लोग मजे से रहते हैं। जो राजा रानी ये सब है, उनके परिवार है, मजे में रह रहे हैं, महल बनवा रहे हैं, घूम रहे हैं, शादी में पैसे खर्च कर रहे हैं, इसमें पैसे खर्च कर रहे हैं। और तो पढ़े जो मूर्ख होगा उसको तो ज्यादा उसको बहला भी लोगे, पर पढ़े लिखे लोग तो आंदोलन करेंगे। तो यही इनके मध्यम असंतोष का कारण कह सकते हो कि फ्रांसीसी क्रांति का सामाजिक कारण बना, क्योंकि समाज के लोग हैं। अब तीसरा सामाजिक कारण है कि कृषक एवं मजदूर की खराब दशा।
1889 में कृषक एवं मजदूरों की जो संख्या थी वो 80% थी। मतलब सबसे ज्यादा यही थर्ड क्लास के लोग थे, जो कॉमन क्लास के लोग थे, मतलब साधारण लोग जो कृषक और मजदूर थे, यही सबसे ज्यादा थे और इन्हीं से ज्यादा टैक्स लिया जाता था। 75% भूमि पर जमींदारों का ही अधिकार था। लोग 80% है गरीब, पर अधिकार किसका है जमीन पे? सबसे ऊपर वाली क्लास का, 75 जमींदारों का, लैंडलॉर्ड्स का। तो यही क्या बना? क्रांति का कारण बना। अब देखो, जनता का शोषण कर रहे थे ये जमींदार लोग तो टैक्स लेके, और इनसे कोई टैक्स ही नहीं लिया जा रहा था राजा द्वारा। कृषक जो है वो जमींदारों के खेतों में बंधुत्व और मजदूरों की तरह ही काम करते थे। अब देखते हैं फोर्थ सामाजिक कारण क्या था। चौथा सामाजिक कारण था कि तीनों वर्गों में, यानी कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग और जो मजदूर वर्ग था, यानी 3 वर्ग जो थे, इसमें आपसी मतभेद थे। मतलब ये तीनों वर्ग एक दूसरे से क्या करते थे? घृणा करते थे। क्यों? क्योंकि जो नीचे के मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास के लोग थे, मतलब सबसे नीचे वाले लोग, वो देखते थे कि जो लैंडलॉर्ड से प्रीस्ट है तो ये क्या कर रहे हैं? बहुत पैसे उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो किसी को भी जलन होगा कि मतलब हमसे टैक्स लिया जा रहा है, उनसे नहीं लिया जा रहा। तो ये क्या कर रहा था? इनका क्रांति का कारण बना था, फ्रांसीसी क्रांति का सामाजिक कारण, क्योंकि समाज के लोग थे। अब जानते हैं इकोनॉमिक रीजन क्या थे फ्रांसीसी क्रांति के, यानी आर्थिक कारण क्या थे। आर्थिक कारण में सबसे पहला है महंगाई चरम सीमा पर थी। मतलब जब फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में, उस समय क्रांति से भी अनेक विद्रोह हुए थे। क्रांति में भी कई तरह के विद्रोह देखे गए थे अलग अलग। तो उसमें से एक महंगाई भी था। फ्रांस में अनाज की कीमतों का बढ़ना सबसे मेन कारण था उस समय फ्रांसीसी क्रांति का। रोटी की जो कीमतें बढ़ने के कारण लोग भूखे मरने लगे थे। बेसिकली वहां के लोग, आप जानते, वेस्टर्न कल्चर के लोग ब्रेड खाते थे, और ये सब आटे से बनता, गेहूं चाहिए इसके लिए, और जो उसके दाम थे वो बहुत ज्यादा चढ़ गए थे। इससे ब्रेड बहुत ज्यादा हो गए थे, और वहां के लोग कॉमनली यही खाते थे। तो फिर इसलिए ये जो रेवोल्यूशन हुआ था, ये रोटी के लिए वहां पे हुआ था। ये आप आर्थिक कारण में लिखोगे। दूसरा आर्थिक कारण आप ले सकते हो कि 1788 का अकाल पड़ गया था फ्रांस में। अकाल की वजह जो थी वो फ्रांस में अनाज के दाम बढ़ना था। अब फ्रांस में अनाज के दाम बढ़ गए, महंगाई चरम सीमा पर आ गई, बहुत ज्यादा महंगा हो गया आटा। तो लोग क्या करने लगे? जो भूखे किसानों ने क्या कर दिया था? मार्च निकाल दिया था, रैली निकाल दी गई थी राजा के खिलाफ। जुलाई 1789 के बीच में अनाज मंडी एवं बेकरी की दुकानों को लूट लिया गया था। क्या किया गया था? लूट लिया गया था वहां की जनता द्वारा। जो वहां की जनता थी उन्होंने क्या करा था? बाजारों को, बेकरी की दुकान थी, इन सबको, अनाज की जो दुकान थी, लूट लिया था। अकाल पड़ गया था क्योंकि लोगों के पास खाने को नहीं थे। तो ये फ्रांसीसी क्रांति का कारण बनी थी। लोगों में आक्रोश था। अब जानते हैं फ्रांसीसी कारण के रिलीजियस रीजन क्या थे, यानी धार्मिक कारण क्या थे। तो जो वहां के पादरी थे, वहां के पादरियों का विलासी जीवन था, वो सबसे मेन कारण था। तो जो पादरी थे चर्च के, वो क्या करते थे? अपनी वार्षिक आमदनी का लगभग 10 करोड़ डॉलर उनके था। मतलब वो एक साल में कम से कम 10 करोड़ डॉलर उनकी आमदनी थी। इतना ज्यादा कमाते थे पादरी लोग। तो बहुत ज्यादा खर्च करते थे और गरीब जनता की कमाई नहीं होती थी, भूखमरी हो रही थी। तो ये क्या कहता वहां का क्योंकि धर्म से रिलेटेड था, ये लोग धर्म को ऊंचा मान के क्या करते थे? पैसे वहां के लोग से लूटते थे। वे अपना अधिकतर समय जो विलासपूर्ण जीवन है उसमें बिताते थे। कहने को धार्मिक लोग थे, पर क्या थे? अपना जो पैसे हैं वो उड़ाते थे और जनता को नहीं देखते थे। तो ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव था। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी गई थी इन पादरियों द्वारा। फ्रांस के कानूनों के अनुसार, जो रोमन कैथोलिक मत के अनुसार क्या है? आस्था रखना अति आवश्यक है। अब वहां के लोग जो चर्च के पादरी बोलेंगे वो उन लोग को करना ही पड़ेगा। ये उनका क्या था? मेन कॉन्सेप्ट था वहां का। नहीं करोगे तो सजा मिलेगी। तो एक धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी, मतलब धर्म की हम उन लोगों को स्वतंत्रता नहीं दे रही थी, हर चीज में रोक टोक कर रही थी। तो इसी रोक टोक को दूर करने के लिए क्या करा गया था? फ्रांस में लोगों द्वारा क्रांति की गई थी, जो धार्मिक कारण के तहत आएगा। प्रोटेस्ट में यहूदी भी काफी संख्या में वहां रहते थे और उनपे भी रोक लगा दिया जाता था। 1789 की क्रांति भड़काने में यहूदी प्रोटेस्ट का भी बहुत प्रमुख योगदान रहा है, क्योंकि यहूदी लोग वहां रहते थे, उन्होंने भी इसमें
क्योंकि क्या करते थे ये लोग, हर चीज में उन्हें रोकते थे, यहूदियों को भी। तो यहूदी क्या करते थे, कहते थे उनके लोगों को कि देखो तुम्हारे धर्म में ऐसा हो रहा है, तुम्हारे पादरी इतना अच्छा जीवन पूर्ण बिता रहे हैं, विलासपूर्ण जीवन बिता रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, और तुम लोगों को हर चीज करने से रोक रहे हैं। तो भड़काने में एक तरफ से यहूदियों का भी हाथ रहा है धार्मिक कारण में। तो आपने सारे कारण देख लिए। अब जान लेते हैं हम फ्रांसीसी क्रांति के फेसेस क्या थे, यानी चरण क्या थे, कितने चरण थे। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो पहला अर्लियर फेज था वो था 1789 से 1792। जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में स्टार्ट हुई थी, तो पहला चरण तो यहीं से स्टार्ट हुआ, प्रारंभिक चरण। ठीक है। तो 1789 में जो बेस्टिले किले पर हमला कर दिया था 14 जुलाई को। 14 जुलाई 1789 में लोगों ने क्या करा था, जो बेस्टिला किले था राजा का, फ्रांस के राजा का, उस पे क्या कर दिया था, लोगों ने हमला कर दिया गया था। और ये फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक भी बन गया था। देखो वहां हमला कर दिया, अब लोग इससे प्रभावित हो रहे थे और लोग निकल रहे थे घर से। 1789 में नेशनल असेंबली का गठन किया गया था, किसके द्वारा, राजा द्वारा वहां पे। और मानव और नागरिक अधिकार की घोषणा वहां पे की गई थी कि अब क्या है, नागरिकों को भी अधिकार दिया जाएगा। तो 1791 में संविधान का अनुमोदन करने की बात की गई और उसकी स्थापना क्या करा गया वहां। उसके बाद दूसरा चरण में आएगा मॉडरेट फेज, जिसे कहते हैं मध्यम चरण, जो कि 1792 से 1794 तक चला था। तो 1792 में फ्रांसीसी में गणराज्य की घोषणा की गई थी लुई सोलवा के तख्त पलट के बाद। जब लुई सोलवा मर गया 1789 में, तो क्या हुआ, उसके बाद तख्ता पलट हो गया। मैंने बताया फांसी देने के बाद, मतलब उनके गले वाले काटने के बाद क्या किया गया, उस फ्रांस को गणराज्य बता दिया गया, यानी रिपब्लिक बता दिया गया कि अब ये रिपब्लिक है, अब यहाँ पे कोई राजा नहीं होगा। तो रिपब्लिक घोषित कर दिया गया, ये उसका दूसरा फेज हो गया। तो 1793 में से 1794 तक आतंक का शासन भी रहा था वहां पे। क्यों? क्योंकि जब देखो उस समय जब फ्रांस था, जब फ्रांस में सबसे पहले क्रांति हुई थी यूरोप में, तो फर्स्ट टाइम यूरोप में ऐसी क्रांति हुई थी जिसमें राजा को तक से हटा दिया गया था और अब वहां पे कोई राजा नहीं था। और उसके पास के जितने भी अड़ोसी पड़ोसी थे, ब्रिटेन, जितने भी यूरोप के अड़ोस पड़ोस के आप देश देखते हो, तो इन सब में क्या थे, अभी भी राजा थे। और वहां के राजा क्या थे, अब देखो, अब वहां के राजा इनका विरोध करते थे। और डर क्यों था इनसे, इनको, फ्रांस के लोगों को उन्हीं से डर था। क्यों? क्योंकि अब वहां के राजा सोचते थे कि फ्रांस में ऐसा हुआ है तो कहीं मेरे देश की जनता भी ऐसा ना सोचे कि राजा नहीं होना चाहिए। तो इसी कारण क्या करते थे, वो राजा जो फ्रांस है उससे घृणा करते थे और इस पर आक्रमण करने का प्रयास करते थे। जिसे जो मैक्समिलियन है और रोबेस्पीरे और जो जैकबिन्स है, इन्होंने राजनीतिक विरोधियों को दमन भी किया था। अंतिम चरण जो है फ्रांसीसी क्रांति का वो होता है 1794 से 1799 तक। 1794 में रोबेस्पीरे की गिरावट और आतंक का अंत करा गया और 1795 में एक नया संविधान फ्रांस में क्या गया, लागू किया गया, जिससे डायरेक्टरी सिस्टम की स्थापना की। और 1799 में नेपोलियन जो बोनापार्ट का तख्तापलट हुआ, जिससे कूप डी एस्टेंड जो थे उन्होंने, जिसे फ्रांसीसी क्रांति का अंत और नेपोलियन साम्राज्य की शुरुआत हुई। मतलब इसके बाद जैसे हमारा यूनिट फर्स्ट में जो हमारा सेकंड चैप्टर वो नेपोलियन का ही है, तो फिर फ्रांसीसी जो वहां के फ्रांसीसी क्रांति का अंत हो गया। कब हुआ, 1799 में। उसके बाद नेपोलियन का युग आ गया। तो आपके फेजेस भी खत्म होते हैं। अब लास्ट हमारा बचा है लेजेसी, यानी फ्रांसीसी क्रांति की विरासत क्या थी, मतलब इसके क्या क्या प्रभाव पड़े थे। तो पहला प्रभाव था लोकतांत्रिक आदर्श का। तो फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र, समानता और मानव अधिकार के जो सिद्धांत को मजबूत किया था।